कुछ पढ़ रहे थे क्या अपन? हाँ, क्या पढ़ रहे थे? लेंथ ऑफ नोटिस। हाँ, चलो रिपीट करो, क्या क्या पढ़ा था अपन ने उसमें? जनरल मीटिंग मतलब प्रोविजन किस पे लगेंगे? एजीएम पर भी लगेंगे और ईजीएम पर भी, है ना? तो क्या कॉल करें, चाहे अपन एजीएम चाहे क्या कॉल करें ईजीएम, कितने दिन पहले नोटिस देना है? 21 डेज नहीं, 21 क्लियर डेज बिफोर। कब से? डेट ऑफ मीटिंग से। ठीक है, पहली चीज यही थी अपनी। फिर क्लियर डेज का मतलब देखा था हमने, क्या देखा था? कि डेट ऑफ पोस्टिंग और डेट ऑफ मीटिंग के बीच में कम से कम, या तो ये करें हम, या हमने बोला था कि आज अगर नोटिस भेजा है तो काउंटिंग कल से चालू होगी, यही था ना? आज अगर क्या भेजा बेटा, नोटिस, तो काउंटिंग कब से चालू होगी? कल से चालू होगी। और जब काउंटिंग खत्म होगी उसके अगले दिन मीटिंग कर सकते हैं। ओ भैया, ये पढ़ा था। फिर नोटिस कैसे भेज सकते हैं? बाय पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस कैसे भेज सकते हैं, बोलो जल्दी से। हाँ, तो बाय पोस्ट भेजा है तो 48 घंटे और छोड़ना पड़ेंगे। लेकिन अगर कैसे भेजा है, ईमेल से, तो फिर अलग से वो टाइम देने की नीड नहीं है। ये हो गया था बेटा। ये क्वेश्चन मैंने करके लाने की बोली थी, लायो लिख के। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, क्या लिख के लाया नयन, सुना? बेटा लिखना क्या है ना, एग्जीक्यूटिव में खेल उसी का है कि क्या लिखना है। गोले नहीं बनाने यहाँ पर। यहाँ सारा खेल किसका है? लिखने का ही है। फिर तू लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेगा, फिर बोलेगा कि मतलब लिखने की क्लास नहीं ली। अब जब मैं तेरे को बोल रहा हूं लिख के लेकर आना, तो तू लिख के नहीं ला रहा। देखो, जो इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं ना, उसके आंसर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये समझे अपन, है ना? सबसे पहले अपने को लिखना होता है रिलेवेंट प्रोविजन। बोलो, क्या बोला मैंने? बस इतना सा ही बोला है। अब दिक्कत वही होती है ना कि तुम केवल छोटा छोटा सा बोलते हो, इसलिए सेंटेंस बना नहीं पाते हो। बोलो पूरा, क्या टेंशन है उसके अंदर। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिलेवेंट प्रोविजन लिखें। रिलेवेंट प्रोविजन बोले तो, हाँ, जो क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स पूछा है उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो लिखना है। पूरा प्रोविजन लिखने की नहीं बोल रहा हूं। अगर पूरा प्रोविजन छोटा सा है तो पूरा प्रोविजन भी लिखना बनता है। बट अगर प्रोविजन बड़ा है तो केवल हमें क्या लिखना है? उससे रिलेटेड प्रोविजन जो क्वेश्चन में पूछे। ठीक है, जैसे 101 हमने पढ़ना चालू कर दिया था कल, है ना? अब 101 हमने आधा पढ़ा था, पूरा भी नहीं पढ़ा। या 101 सबसेक्शन 1 हमने आधा पढ़ा था, 101 तो अभी बहुत बड़ा है, आधा भी नहीं हुआ होता। 101 सबसेक्शन 1 भी आधा पढ़ा था अभी अपन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, क्या बोला हमने? तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपको यह ध्यान रखना है कि आप क्लिक कर लो कि कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है। क्योंकि जैसे हमने कल देखा था कि 101 से लेकर 107 तक के मैटर्स पर कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अपने खुद के प्रोविजन बना सकती है। याद आया? सुना सुना लगा ऐसा कि सुना सुना लगा? कौन सा, कान वाला, सन्नाटे वाला? हाँ, सुना लगा ना? तो ये अपन जब पेपर एग्जाम में भी पढ़ेंगे या अपन टेस्ट भी दे रहे हैं, तो हम आदत बना ले कि भैया यहां अपन ने अंडरलाइन कर लिया कि माइंड यही सेट हो जाना चाहिए कि कंपनी कौन सी है? पब्लिक। फिर पब्लिक कितने तरह की होती है? कौन कौन सी? लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो आगे के प्रोविजन में देख लो कि भाई लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। क्योंकि कई सारे प्रोविजन ऐसे होंगे जो केवल लिस्टेड पे लगते हैं, अनलिस्टेड पे नहीं लगते। जिसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप पढ़कर आए थे CSR।
सीएसईटी के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था? अरे सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है। अच्छा छोड़ो छोड़ो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन पढ़े थे, उसका अपॉइंटमेंट लिस्टेड कंपनी में होता है। अच्छा छोड़ो, तुम ये समझो कि भाई जो लिस्टेड कंपनी होती है उनके ऊपर ज्यादा प्रोविजन लगते हैं, उनसे थोड़े कम किस पे लगते हैं? अनलिस्टेड पब्लिक, और काफी सारे कम प्रोविजन लगते हैं प्राइवेट पर। तो जब भी हम पेपर पढ़ रहे हैं, हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहले हमें यह पॉइंट आउट कर लेना है कि भैया कंपनी कौन सी, क्योंकि उसके हिसाब से हमारे प्रोविजंस क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। अब यहां कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी। 101 के पर्पस से हमने कल क्या देखा था कि प्राइवेट कंपनी चाहे तो खुद के प्रोविजन बना सकती है, बट कौन सी कंपनी नहीं बना सकती है? तो मतलब पब्लिक है तो फिर नोटिस कितने दिन पहले होना चाहिए? कम से कम 21 डेज। ये माइंड में हो जाना चाहिए, है ना? तो क्या लिखा है? इशूड नोटिस ऑन, हाँ, तो फिर डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस क्या हो जाएगा? 1 सितंबर। डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस क्या हो जाएगा बेटा? क्योंकि 1 सितंबर को हमने नोटिस भेज दिया है, एंड एजीएम हम कब कर रहे हैं? 24 सितंबर को। तो क्या बोला हमें? चेक द रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट एक्ट इन केस इट इज सेंड बाय पोस्ट। उसने ये भी क्लियर कर दिया कि मैंने मेल नहीं किया है। अगर उसने ये नहीं लिखा होता तो हमें पोस्ट वाला आंसर भी लिखना पड़ता, हमें मेल वाला आंसर भी लिखना पड़ता, हमें दोनों आंसर लिखना पड़ते अगर ये नहीं लिखा होता तो। आप समझे मेरी बात? क्योंकि अगर उसने ये नहीं लिखा है तो फिर नोटिस दो तरह से भेजे जा सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेजे जा सकते हैं, ईमेल भी। बट इस भाई ने तो क्लियर कर दिया कि मैंने क्या किया है? पोस्ट। मतलब 21 + 2 अपने को ध्यान रखना है। याद आया? 21 तो क्या था? क्लियर डेज, और 2 दिन का एक है पोस्ट के। ठीक है, अब अपन सबसे पहले 101 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अ कंपनी मे कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। नोटिस कैन बी सेंड बाय पोस्ट और बाय ईमेल, या राइटिंग में और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। किसको? सारे मेंबर्स को। ये हमारा रिलेवेंट प्रोविजन हो गया, जो कि इस पॉइंट से रिलेटेड है, जिसमें अपने को डेज कैलकुलेट करना है ना? फिर हम क्या लिखेंगे? इफ नोटिस इज सेंड बाय द पोस्ट देन फर्दर 48 आवर्स टू बी एक्सक्लूडेड। ये दोनों पॉइंट होगा अपने को। फिर हम आएंगे, ये सबसे पहले अपना पॉइंट क्या होना चाहिए? रिलेवेंट प्रोविजन लिखें। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बेटा? रिलेवेंट प्रोविजन, सबसे पहले वही लिखेंगे, है ना? फिर अब अपन आ जाते हैं काहे के ऊपर कि बोले केस के फैक्ट्स क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा? रिलेवेंट प्रोविजन। लिखो लिखो फटाफट से। चलो याद करो इसको फटाफट से। क्या बोला है? वापस पढ़ो एक बार। अ जनरल मीटिंग 21 डेज, हाँ, इधर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, है ना? फिर हम क्या लिखेंगे कि नोटिस कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। कहां गया? है ना? क्या लिखेंगे अपन? बोलो बेटा। कि नोटिस कैसे भेज सकते हैं अपन? रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं और स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में भेज रहे हैं तो ईमेल से भेजेंगे। फैक्स मत लिखना, ईमेल ही लिखना। क्लियर है? ये समझ में आया अपने को? फिर हम क्या लिखेंगे? फर्दर 48 डेज टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 21 डेज, या फर्दर 48 hours to be excluded if notice is sent by post। क्या लिखोगे आप? फर्दर 48 hours to be excluded
इफ नोटिस इज सेंड बाय पोस्ट। लिखा? अब लिखना चालू करो। कैसे लिखेंगे? इधर देखो, जैसा मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले अपने को कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देना है एंड सेक्शन का रेफरेंस देना है। सबसे पहले जब भी अपन आंसर लिखेंगे, लॉ में आंसर ऐसे ही लिखा जाता है कि सबसे पहले अपने को प्रोविजंस का, सेक्शंस का क्या देना होता है? रेफरेंस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एज पर सेक्शन 101 सबसेक्शन 1, as per section 101 subsection 1 of the Companies Act 2013, of the Companies Act 2013, read with, ये पूरा लिखो, read with the companies ब्रैकेट में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। सबसे पहले अपन ने काय का रेफरेंस दिया बेटा? सेक्शन का। फिर काय का रेफरेंस देंगे? रूल्स का, है ना। रूल्स का रेफरेंस देते हुए ऐसा लिखेंगे हमेशा, रीड विथ, है ना। तो क्या लिखा अपन ने? रीड विथ द कंपनीज, है ना। फिर ब्रैकेट में लिखना है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रैकेट क्लोज करना है, रूल्स, रूल्स के बाद कॉमा लगाना है 2014। द कंपनीज एक्ट भी लिखोगे ना, तो एक्ट के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद 2013 आएगा। ये आदत डालो, जब भी किसी एक्ट का नाम लिखते हैं ना, तो एक तो कंपनीज एक्ट नहीं लिखते हैं, द कंपनीज एक्ट लिखते हैं। कंपनीज एक्ट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द कंपनीज एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द इनकम टैक्स। ये आया समझ में अपने को? फिर एक्ट के बाद क्या लगाते हैं? हमेशा कॉमा, और उसके बाद उसका क्या लिखा जाता है? ईयर। अब जैसे आज अपन ये देख रहे हैं, फिर जब रोज एक एक आंसर अपन लिखेंगे, इन चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे, डेली की प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत आराम से लिख लोगे फिर। ठीक है, दरवाजा बंद है खुला है? ठीक है, ये समझ में आया? तो बेटा सबसे पहले अपन ने काय का रेफरेंस दिया? कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट का सेक्शन, और फिर रूल्स। अब सेक्शन नंबर याद नहीं है, फिर क्या लिखोगे? एग्जाम में याद नहीं आ रहा है सेक्शन नंबर, तो गलत नहीं लिखना है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? अगर क्या याद नहीं आ रहा है, गलत नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे? एज पर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बट सेक्शन नंबर लिखना है यार कंपनीज एक्ट। आप जीआईजीएल में मत लिखो, चलेगा। ईसीआईपीएल में मत लिखो, चलेगा। एसबीआईएल में सब सेक्शन नहीं लिखोगे, चलेगा, बट सेक्शन नंबर तो याद करना है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट तो अपना मेन लॉ है, उसका सेक्शन नंबर याद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये समझ में आ रहा है ना अपने को? तो हमेशा आप सेक्शन नंबर, सब सेक्शन याद हो तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। केवल 10-12 सेक्शन ऐसे बोलूंगा जिनके सब सेक्शन आपको याद रखना है, सारे सब सेक्शन याद करने की नहीं बोलूंगा ना। आप याद करो सारे सब सेक्शन, सेक्शन सारे याद करेंगे, सारे भी नहीं, 80% सेक्शन याद करेंगे, नंबर। ठीक है, सब सेक्शन 8-10 याद करवाऊंगा मुश्किल से, कि भैया ये याद करने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ ही जाते हैं, सब सेक्शन के साथ याद भी होना चाहिए। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कॉमा लगाया 2013, रीड विथ द कंपनीज ब्रैकेट में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, कॉमा 2014। ठीक है, अब वापस से पढ़ो इसको। जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी में बी बाय गिविंग नॉट लेस देन नोटिस इधर इन, बोलो बिना देखे,
A general meeting may be called by giving notice of not less than cleared 21 clear days before the meeting, either in वापस से a general meeting may be called by giving of not less than 21 clear days before the date of meeting, या तो मतलब क्या लिखोगे, लिखो, अब मैं नहीं बोल रहा, तुम ही लिखोगे, है ना, कि अ जनरल मीट, ये याद किया ना बेटा, वही लिखना, लिखो। क्या अपन ने स्टार्टिंग में ये लिखा कि भाई एज पर सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रीड विथ ये अ जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड बाय गिविंग नोटिस of not less than clear days either in writing or in electronic mode। अब है ना बेटा, एक चीज समझना, ये मैंने जो लिखा है ना, ये इस तरह से नहीं लिखना, ये मैंने केवल पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको, ये केवल प्रेजेंटेशन है मेरा। आप ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा एक पैराग्राफ बनाओगे, देखो फुल स्टॉप यहां लगा है ना, इसके पहले यहां फुल स्टॉप है, नहीं, ये बेटा एक ही पैराग्राफ, ये तो केवल अपन एक एक पॉइंट अच्छे से समझ सके इसलिए मैंने उसे ब्रेक किया, अदरवाइज ये एक ही पैराग्राफ, और हमें एक ही पैराग्राफ लिखना, समझते समय हम कर लेंगे बट याद करके और एक ही पैराग्राफ अपने को लिखना। अब अगर आपको इतना सा याद है तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोल के बताओ एक बार और। जनरल मीटिंग ठीक है, कोशिश कर रहे हो तो बन रहा है। तो तरीका मैंने बताया, सबसे पहले काय का रेफरेंस सेक्शन का, फिर काय का रेफरेंस रूल्स का, और फिर आप प्रोविजंस पे आ जाओ तीसरे नंबर पर। ठीक है, अब प्रोविजन तो और भी है, ये भी सब लिखूं क्या, नहीं, रिलेवेंट प्रोविजन लिखना मैंने पहले ही बोल दिया, रिलेटेड प्रोविजन लिखना है पहले ही बोल दिया है मैंने। ठीक है, अब और क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, भाई एक तो हो गया ये वाला, फिर नोटिस कैसे भेजा है, तो पोस्ट वाले का पॉइंट लिख दो। क्या लिखोगे कि अगर नोटिस कैसे भेजते हैं अपन, बाय पोस्ट, तो 48 आवर्स और एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं, यही है ना, समझो क्या लिखना चाह रहे हैं अपन। अगर नोटिस कैसे भेजते हैं तो 48 आवर्स और एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं, लिखो इसको अपनी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज। If notice is to be sent by post, if notice is to be sent by post, then another 2 days क्या लिखेंगे, अनदर 2 days आर टू बी एक्सक्लूडेड। अपने हिसाब से सेंटेंस बनाना बेटा, मेरे को जो बोलना है बस वो मैं बोलूंगा, मेरे जो कीवर्ड है वो मैं उठाऊंगा, सेंटेंस खुद बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा का ऐसा रट के लिखो, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, ना लिखना है, चीजें याद करनी है, समझना है, और जो समझा उसको लिखना है। कि अब हम केवल ये लिखना चाहते हैं कि हमें 48 आवर्स और एक्सक्लूड करना है, अब उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो आप इंग्लिश मीडियम के ही हो, लिख सकते हो, लिख दो उसको। तो आप ऐसे लिख दो, इफ नोटिस इज टू बी सेंड बाय पोस्ट, या हम क्या लिखेंगे, while calculating 21 days another 48 hours to be added if notice is sent by post। सीधे सी बात है,
मतलब वही निकल रहा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे दोनों तरफ से आंसर लिखना आ जाएगा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज समझते ही हो ना। सीधे से लिख दो, घुमा के लिख दो, चीज वही है, आनी चाहिए बस। अब प्रोविजन लिख दिया हमने। हाँ, अब अपन आएंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, है ना। तो फैक्ट ऑफ द केस में अपन क्या लिखेंगे, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, है ना। हाँ, यही लिखे एज पर क्वेश्चन। पहला डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस क्या है, 1 सितंबर। एंड डेट ऑफ मीटिंग क्या है, 24 सितंबर। है ना। क्या लिखेंगे अपन, डेट ऑफ, हाँ बेटा बन रहा है आपसे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एज पर फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन या एज पर द क्वेश्चन। पहला डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस या पोस्टिंग ऑफ नोटिस 1 सितंबर। डेट ऑफ मीटिंग 24 सितंबर, है ना। फिर आप लिखोगे क्या कि क्लियर डेज मींस देयर शुड बी क्लियर डेज ऑफ देयर शुड बी 21 क्लियर डेज बिटवीन द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ मीटिंग, है ना। अपन क्या लिखेंगे कि हियर, सुनो लिखे मत, समझो पहले कि भाई क्लियर डेज का मतलब क्या मैं ये बताऊंगा। तो बोले क्लियर डेज के लिए जिस दिन नोटिस हम क्या करते हैं, पोस्ट, और जिस दिन क्या होती है मीटिंग, उसके बीच में क्लियर 21 डेज होना चाहिए, ये अपने को लिखना है। ये हम यू लिख दें कि 21 डेज के कैलकुलेशन में डेट ऑफ पोस्टिंग को और डेट ऑफ मीटिंग को एक्सक्लूड कर देते हैं, ये लिख दो आप, मतलब वही है। लेकिन समझो पहले, या तो अपन क्या लिखें कि भाई फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग, या क्लियर डेज मींस फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग क्लियर डेज डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ पोस्टिंग टू बी एक्सक्लूडेड, ऐसा लिख दो। या ये लिख दो क्या कि देयर शुड बी 21 डेज बिटवीन द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग। तो हमें क्लियर डेज का मतलब बताना है अभी, लिखो अपनी लैंग्वेज में लिखो, समझ में आ रहा है ना। क्या लिखेंगे अपन कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग क्लियर डेज, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग क्लियर डेज, या 21 क्लियर डेज लिख दो भले, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 21 क्लियर डेज डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग will be excluded। अब मैंने नई चीज नहीं बताई, हमें मालूम है, बट अब अपने को लिखना है अपनी लैंग्वेज में उसको। या तो ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, क्लियर डेज मींस देयर शुड बी क्लियर 21 डेज बिटवीन डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ मीटिंग, डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ नोटिस सॉरी, एंड डेट ऑफ मीटिंग, ऐसा लिख दो, दोनों ही सही, कोई दिक्कत नहीं। लिखा बेटा, ये समझ में आया, है ना। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि नोटिस का पोस्ट हुआ है, इसको तो काउंट करना नहीं है, काउंटिंग अब से होगी 2 से, तो 21 और 2 कितना हो गया, 23, 21 और 1 कितना हो गया, 22 सॉरी, है ना। तो मीटिंग कब कर सकते हैं, 23 और 24, 2 दिन पोस्ट कर छोड़ने, तो कब कर सकते हैं, नहीं समझे क्या। भाई अपन ने नोटिस कब पोस्ट किया है, तो 1 सितंबर से तो काउंट करते नहीं अपन, कल अपन ने कैलकुलेशन सीखा था ना, तो हमने बोला था 1 में 21 जोड़ दें, तो क्या आया 22, और 2 दिन पोस्ट की ओर छोड़ने, तो 23 और 24। तो मीटिंग अर्लीस्ट कब हो सकती है, जबकि ये कब कर रहा है, कब कर रहा है, तो फिर ये मीटिंग का नोटिस जो है वैलिड नहीं। अब इस कैलकुलेशन को अपने को एक्सप्लेन करना है,
तो अब लिख सकते हैं कि बिटवीन 1st ऑफ सितंबर एंड 24th ऑफ सितंबर देयर शुड बी क्लियर 23 डेज। 21 डेज तो क्लियर वाले और 2 दिन कौन से वाले, पोस्ट वाले। बट यहां कितने दिन हो रहे हैं, केवल 22 दिन ही हो रहे हैं, 23 दिन। हेंस जो नोटिस वाले प्रोविजन है उनका क्या हुआ है, वायलेशन। फिर आप चाहो एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर ये कैसे भेजा होता, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो ये वैलिड हो सकता था। बट क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिख ही दिया है कि कैसे भेजा है, तो खत्म। ये आया समझ में? अरे बोलो, लिखो लास्ट वाला, क्या लिखेंगे अपन? तो देयर शुड बी 21 clear days and 2 days of posting. Total 23 days between the date of dispatch of notice and date of meeting. बट क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है क्या, वो लिख दो कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा है, कितने दिन हो रहे हैं, इतने ही हो रहे हैं, तो नोटिस वाले प्रोविजन का क्या हुआ है, वायलेशन। हाँ, नोटिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, लिखने का तरीका समझ में आया? अपने को एक एक पॉइंट को क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, जो भी उसने पूछा है, सीधे सीधे से हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसा इसमें लिखा वैसा का वैसा लिखो, बट आपका 3 पार्ट में आंसर होना चाहिए अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो। अगर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था तो आप लिख दोगे उठा के, बट अगर आपका कैसा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो 3 पार्ट में आंसर होना चाहिए। सबसे पहला पोर्शन आएगा रिलेवेंट प्रोविजन, दूसरा पोर्शन आएगा बहुत ब्रीफ में फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड तीसरा पोर्शन आपका रहेगा फैक्ट्स और प्रोविजन को मर्ज करके कंक्लूजन। अब आप चाहो तो हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो कि पहला रिलेवेंट प्रोविजन, तो हमने सारे प्रोविजन लिखे, दूसरा हेडिंग फैक्ट्स ऑफ द केस, तो ब्रीफ में फैक्ट्स लिखे, तीसरा कंक्लूजन, तो फैक्ट्स और प्रोविजन को मर्ज करके हमने क्या दे दिया, कंक्लूजन। आपको हेडिंग नहीं लिखना तो नहीं भी लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत, बट आपका प्रेजेंटेशन यही होना चाहिए। सबसे पहले वेरी गुड, दूसरा फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, तीसरा फिर कंक्लूजन, है ना। एंड प्रोविजन लिखते समय सबसे पहले काय का रेफरेंस देंगे अपन, कंपनीज एक्ट के सेक्शन का, फिर रूल्स। रूल्स के नंबर अपन याद नहीं कर रहे हैं, रूल्स का केवल नाम याद कर रहे हैं, बट सेक्शन के तो नंबर भी याद अपने को करना है। सब सेक्शन याद है तो लिख देंगे, नहीं तो सेक्शन नंबर ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर हुआ बेटा? कर लोगे इसको, बोलो। चल, अब क्या हो रहा है, एक दिन कम पड़ रहा है, एक दिन कम पड़ रहा है ना। अपने को 23 चाहिए था, 22 ही दिन हो रहे ना, या यूं बोल दो 21 दिन चाहिए थे, 20 ही हो रहे ना। अगर 2 दिन पोस्ट के अपन चलो मान भी ले तो 21 दिन होना चाहिए था, बट कितने दिन हो रहे हैं, 20 ही दिन हो रहे, एक दिन कम पड़ रहा है ना। हाँ, इसे बोलते हैं शॉर्ट नोटिस। क्या बोलते हैं बेटा इसे, यहां तक पढ़ा था ना कल अपन ने। हाँ, इसे क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट नोटिस या शॉर्टर नोटिस। बोले क्या मतलब, बोले डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस के बीच में कम से कम कितने दिन होना चाहिए, 21 दिन। क्या 21 दिन है, हाँ, तो नोटिस कैसा है, वैलिड।
बट अगर 21 दिन नहीं है, ज्यादा है तो चलेगा, तो भी वैलिड है। बट अगर कम है, सपोज 20 ही दिन है जैसा इस क्वेश्चन में था, तो वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट नोटिस। 15 ही दिन है तो क्या कहलाएगा? शॉर्ट नोटिस। 10 ही दिन है तो क्या कहलाएगा? शॉर्ट नोटिस। आपको समझ में आया? मतलब नोटिस कितना है, कैसा है? छोटा है। नोटिस की लेंथ कितने दिन की होनी चाहिए? 21 दिन की। वो 21 से क्या है? कम है। कम है तो छोटा है। छोटा है तो आपने प्रोविजन कंप्लाई नहीं की। बोला अब ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? तो बोले एक एक्सेप्शन दिया। कई बार क्या होता है, अर्जेंटली हमें मीटिंग कॉल करना पड़ती है यार, और हम 21 दिन का नोटिस नहीं दे पा रहे यार, हमें तो कल परसों में मीटिंग करना पड़ेगी यार, या 10 दिन बाद मीटिंग करना जरूरी है यार, नहीं दे पाएंगे 21 दिन का नोटिस। तो फिर मैं क्या करूं? तो बोले सॉल्यूशन दिया है, अगर आप ये कर लेते हो और 21 से कम दिन का नोटिस रखा है तो भी मीटिंग वैलिड मान ली जाए। आए अपन एक्सेप्शन पर। एक्सेप्शन बेटा दोनों के अलग अलग दिए हैं, एजीएम का अलग दिया है और ईजीएम का अलग। अब 21 दिन वाला तो दोनों पे लग रहा था, है ना? अब क्या बोला है? एजीएम अगर शॉर्ट नोटिस पर बुलाई है तो आप एक काम करो, कंपनी के 95% मेंबर्स की कंसेंट ले लो। अगर कितने मेंबर्स? हाँ बोलो बोलो, क्या लिखा है? नॉट लेस देन। वो अगर आपको क्या दे देंगे? कंसेंट, तो आपकी मीटिंग वैलिड हो जाएगी। तो जैसे यही वाला मैटर है ना, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा, कितने दिन कम पड़ रहे थे? 1 दिन। और सपोज ये क्या थी? एजीएम क्या थी? तो कंपनी में मेरे 100 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 100, जिन्हें काय का राइट है? वोट देने का, है ना? मुझे कितनों की कंसेंट लेनी है? बोलो बोलो, पूरा बोलो। 95% ऑफ व्हाट? मेंबर्स। कौन से मेंबर? हु आर? ऐसे मेंबर जिन्हें वोट देने का अधिकार हो। ऐसे मेंबर जिन्हें, कंपनी में 110 मेंबर, कंपनी में कितने मेंबर हैं? तो क्या 110 का 95% निकालना है? तो आप ये देखो, क्या सभी को वोट देने का राइट है? हाँ, तो फिर 110 का 95% निकालना पड़ेगा। 110 का कितना निकालना पड़ेगा बेटा? 95% निकालना पड़ेगा। ये आया समझ में? मतलब कम से कम कितनों की कंसेंट लूं? 105 की? हाँ, अरे 110 का 5% निकाल लो, 5.5 आएगा ना। 110 का 5% निकालोगे 5.5 आएगा। 110 में से 5.5 घटा दो तो कितना आएगा? 104। अब 4.5 की कंसेंट तो नहीं ले सकता, तो कम से कम कितनों की? क्लियर हुआ? फिर से, कंपनी में कितने मेंबर हैं? उसमें से 10 के वोटिंग राइट सस्पेंड किए जा चुके हैं, 10 को वोट देने का राइट नहीं है। तो मैं 110 का 95 निकालूं, 10 का 95 निकालूं, या 100 का 95 निकालूं? वेरी गुड। क्यों बेटा? हाँ, क्योंकि यहां लिखा क्या है? वो मेंबर्स हु आर, केवल मेंबर्स लिखा होता ना तो मैं सबका ले लेता, बट यहां क्या लिखा? वो मेंबर्स। तो 110 मेंबर हैं, बट 10 को वोट देने का राइट, तो इंटाइटल वोट कितने हैं? 100, उसका 95% मतलब कितना? 95। तो 100 में से अगर 95 मेंबर्स मुझे क्या दे देंगे? कंसेंट, कि शॉर्टर नोटिस पर क्या बुला ले? एजीएम, तो मैं कर सकता हूं। तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें हम एक लाइन एंड में ऐड कर देंगे कि इफ कंपनी ऑब्टेन्स कंसेंट ऑफ not less than 95% of the members entitled to vote, then meeting can be valid या notice can be valid। एक लाइन जोड़ेंगे ना अपन ये, हाँ, कि भाई तेरे को हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक काम कर, एक ऑप्शन है कि अगर तू कितनों की कंसेंट ले लेगा? 95 की, तो तेरा काम हो जाएगा, कर ले। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखना कैसा ये भी समझ में आ रहा है? बस अब आपको रोज प्रैक्टिस करनी है ना। एक
सैटरडे का अपन सेशन सारे सब्जेक्ट का केवल राइटिंग प्रैक्टिस का ही रखेंगे, सारे सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल को छोड़कर उसमें तो तुमको लिखना आता ही होगा, है ना, वो तो रोज तुम लिखोगे ही। बाकी अपन हर सैटरडे को हर फैकल्टी के लिए कंपलसरी रहेगा कि उन 6 दिन में 5 दिन में जो भी है उसके क्वेश्चन ही लिखवाएं। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ू मैं। अब ये समझ में आया क्या हेडिंग है? हाँ, क्या होता है स्वाति, बोल बेटा। ये शॉर्ट नोटिस क्या होता, मैंने ये पूछा। डेट्स कम पढ़ रहा हो? चीज को क्यों कॉम्प्लिकेट बनाना बेटा, सीधे बोलना 21 से कम दिन का नोटिस है तो वो शॉर्ट नोटिस। देखो, ऑब्जेक्टिव की एग्जाम थी तुम्हारी CA/CET, उसमें केवल तुम्हारी मेमोरी चेक होती है क्योंकि आंसर तो तुम्हारे सामने है। अरे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में टिक करना है ना, कि 5वां मन से लिख कर आओगे। तो ऑब्जेक्टिव की एग्जाम में केवल तुम्हारी मेमोरी चेक होती है कि सही आंसर तुम देख पा रहे हो उसमें, क्योंकि आंसर तुम्हारे सामने है। बट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में तुम्हें आंसर रिकॉल करना है, कितना आंसर लिखना है ये भी खुद ही सोचना है, और कैसे लिखना है ये भी तुम्हें सोचना है। तो मेन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव ही होती, ऑब्जेक्टिव नहीं। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो? तो है ना, चीजों को टू द पॉइंट ब्रीफ में बोलने की और लिखने की आदत डालो, बट सेंटेंस पूरा बनना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं शॉर्टर नोटिस, तो इसका मतलब क्या, तो आप सीधे बोले कि मीटिंग का नोटिस कम से कम कितने दिन पहले भेजना चाहिए, 21। अगर 21 से कम है तो उसे शॉर्ट नोटिस बोलते। खत्म, शॉर्ट एंड स्वीट, हमने पूरा समझा दिया। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मीटिंग आपने कॉल की है, काहे पर? शॉर्ट नोटिस पर। बोलो काहे पे कॉल की अगर, तो फिर एक्सेप्शन दोनों के अलग अलग दिए, AGM का अलग दिया है। और तो अगर AGM आपने शॉर्ट नोटिस पर बुलाई थी, बोलो बेटा, अगर आपने, हाँ, तो कितनों की कंसेंट, कौन से मेंबर इंटाइटल टू वोट, यह है समझ में? EGM के केस में अलग चीज दी है ना? तो क्या लिखा है इन केस ऑफ EGM का लिखा है, हाँ, तो EGM तो लिखा नहीं है, तो EGM में क्या है? EGM की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? AGM को छोड़कर सब EGM होती है, और ऊपर क्या आ गया, तो ऑब्वियसली किसकी बात कर रहा है? EGM की। अच्छा, जनरल मीटिंग होती ही कितने तरह की है, कौन कौन सी? AGM ऊपर हो गया ना, तो दूसरी कौन सी बची? EGM, क्लास मीटिंग, सब सब इंटरप्रिटेशन ऐसे ही किया जाता। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको इंटरप्रिटेशन सीखना। लिखना तो आ जाएगा, अगर चीजें याद है लिख लोगे आराम से। इंटरप्रिटेशन करना सीखो कि कैसे करते हैं अपन, लॉ कैसे पढ़ते हैं ये सीखो। लिखना तो आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल आएगा, बट इंटरप्रिटेशन तो रोज सीखना पड़ेगा, है ना? तो ये प्रोविजन किसका था? तो ये किस पे नहीं लग रहा है? ये किसका है? अदर जनरल मीटिंग। तो AGM के अलावा सब क्या होती है? तो EGM, क्लास मीटिंग। अगर आप शॉर्ट नोटिस पर बुला रहे हो तो दो चीजें ध्यान रखना है, आपको मेंबर्स की कंसेंट लेना है। किसकी कंसेंट लेना है? हाँ, किसकी? मेजोरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स इंटाइटल टू वोट। किसकी कंसेंट लेना बेटा? हु रिप्रेजेंट नॉट लेस देन 95% ऑफ है ना? EGM के केस में मुझे दो चीजें ध्यान रखना है। पहला,
मुझे नंबर ऑफ मेंबर्स भी देखना है, दूसरा उनके पास पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है वो भी देखना है, या उनके पास वोटिंग राइट्स कितने हैं वो भी देखना है ना। अब ये कैसे मालूम पड़ रहा है, तो क्या लिखा है कि मेजोरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स, बोलो क्या बोला है। तो अगर कंपनी में 100 मेंबर हैं तो 100 की मेजोरिटी कितनी, मोर देन 50%। बेटा मेजोरिटी हमेशा क्या होती है, आधे से ज्यादा, जब तक कि कुछ अदर नंबर नहीं बताया। मेजोरिटी मतलब क्या होता है, हमेशा आधे से ज्यादा, जब तक कि कोई और नंबर ना बताया। तो 100 का आधा क्या होगा, और आधे से आधा क्या होगा, तो कम से कम 51 मेंबर्स की मुझे कंसेंट चाहिए, 51 मेंबर्स की कंसेंट चाहिए 100 में से। ये आया समझ में। एंड ये 51 भी वो हो जिनके पास नॉट लेस देन 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इनके पास क्या हो बेटा, 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। बोले क्या मतलब, अगर मेरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख, कितनी है, तो उसका 95% मतलब कितना हुआ, 9.5 लाख, कितना हुआ। तो ये जो 51 मेंबर्स हैं क्या है, जो इनकी होल्डिंग मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 9.5 लाख के शेयर्स। ये आया समझ में, बोल के बता बेटा क्या। देख चीज तो खुद कॉम्प्लिकेट कर रहा है, सिंपल टू द पॉइंट, कि अगर कौन सी मीटिंग है, ईजीएम, तो नंबर ऑफ मेंबर्स भी देखना है, एंड उनके पास पेड अप शेयर कैपिटल है वो भी देखना है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स क्या देखना है, मेजोरिटी, मतलब आधे से ज्यादा, और उनके पास जो शेयर है वो कितना होना चाहिए, टोटल पेड अप कैपिटल का 95%। कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं कि आज नहीं बोल पाया, पहले दिन नहीं बोल पाया तो नहीं बोल पाओ, कोशिश करो, रोज कोशिश करो टू द पॉइंट सेंटेंस बोलने की। क्योंकि तो लिखने में टाइम लगता है बेटा, कि बोलने में टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है ना। बट अगर प्रॉपर तरीके से बोल भी लोगे तो यार, बोलने के लिए भी थॉट्स माइंड में से आते हैं और लिखने के लिए भी माइंड में से आते हैं, जो बोलोगे वो लिख लोगे। इसलिए बोलता हूं क्लास में चुप बैठो मत, बोलो, क्योंकि जैसा बोल रहे हो वैसा याद रहेगा और वैसा लिख के रहोगे, सीधी सीधी सी बात है ना। तो क्या बोला अपन ने, फिर से लेते हैं, जैसे कंपनी में ए से लेकर जेड तक कितने मेंबर्स हैं, अबे 26 हुए ना। ए ए से लेकर जेड तक कितने हुए, 26, है ना। अब मुझे कंसेंट दी है 15 मेंबर्स ने, कितनों ने कंसेंट दे दी, कंपनी की पेडअप कैपिटल है 1 करोड़, कितनी है, मुझे कितनों ने कंसेंट दी है, 15, और इन 1 करोड़ की होल्डिंग मिलाकर हो रही है 90 लाख। क्या प्रोविजन कंप्लाई कर लिया मैंने शॉर्ट नोटिस वाला, हाँ, कहां से हो गया बे। चलो पहला देखते हैं, पहला देखते हैं, क्या मेजोरिटी इन नंबर है, इसलिए बोलता हूं, बोला करो मेजोरिटी इन, तो कितना है, 26 की मेजोरिटी कितनी होगी, 14, तो मेजोरिटी नंबर तो है 15 है। फिर क्या चेक करो, कंपनी की पीसी कितनी है, पीसी मतलब वो कितनी थी, फिर कैलकुलेटर निकालो, क्योंकि 95% निकालने के लिए तुमको कैलकुलेटर लगेगा, तो 95% कितना आएगा, तो इन 15 के पास कितने शेयर होना चाहिए, जबकि है कितने, तो क्या प्रोविजन कंप्लाई हुए हैं, नहीं हुआ। अरे समझ में आया, पक्का। चलो कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, मुझे 10 मेंबर ने हाँ करी, कितने मेंबर ने हाँ करी, और उनकी होल्डिंग है 99 लैक्स, क्यों, बोलो क्या बोला है,
मेजोरिटी नहीं है मेंबर्स की, पक्का? तो मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए? हाँ, मोर देन 50 चाहिए। मोर देन 50 है क्या? मोर देन 50 के लिए कितने चाहिए? 14। 14 है ही नहीं, कितने हैं? तो भले ही यहां 95 हो रहे हैं, उससे मतलब नहीं, दोनों कंडीशन कंप्लाई करनी है मुझे। क्लियर हुआ? बोलो। तो काय काय के लिए? अगर कौन सी मीटिंग है? हाँ, तो उनके पास शेयर कितने हैं वो नहीं देखना। 95% वोटिंग राइट है, वो नंबर ऑफ मेंबर्स भी, नंबर ऑफ मेंबर्स तो देखना है ना, 95% ऑफ मेंबर्स, ठीक है, एंटाइटल टू वोट। अब उनके पास वोट कितने ये नहीं देखना है ना। बट किसके केस में? ईजीएम के केस में दो पार्ट में प्रोविजन दिए। अगर कंपनी कौन सी वाली है तो दो चीजें देखनी है, मेजोरिटी इन एज वेल एज होल्डिंग नॉट लेस देन, या आया समझ में अपने को? और अगर कौन सी कंपनी नहीं है तो 95% ऑफ क्या देखना है? केवल टोटिंग वोटिंग पावर। हो जाएगा? पक्का? कर सकते हैं इसको? चलो, ये हो गया था अपना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? बेटा डे फर्स्ट पर हमने देखा था क्या कि कंपनी कितने तरह की थी? दो तरह की। कौन कौन सी? पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कंपनी कितने तरह की थी? कौन कौन सी? लिस्टेड और अनलिस्टेड, है ना। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उस पर केवल क्या लगता है? कंपनीज एक्ट। और क्या लगते हैं? वो रूल्स लिखे ना अपन ने, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, वो रूल्स। और क्या लगता है? जो किसने बनाए हैं? आईसीएसआई ने। किसने बनाए? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। क्या नहीं लगते हैं? सेबी के रेगुलेशंस नहीं लगते। फिर कौन सी कंपनी है? पब्लिक। उसकी हालत भी प्राइवेट जैसी ही है, उस पे भी क्या लगेगा? एक तो, और क्या लगेगा? और क्या लगेंगे? क्या नहीं लगेगा? लेकिन कौन सी कंपनी है जो उस पर कंपनीज एक्ट लगेगा ही, रूल्स लगेंगे ही, और बट क्या नहीं और क्या लगेगा एडिशनली? सेबी की गाइडलाइंस या सेबी के रेगुलेशंस लगे। तो इसको अलग तरीके से अगर हम बोले कि सारी कंपनीज पर, चाहे कौन सी हो, चाहे कैसी हो, क्या क्या लगता है? और रूल्स, और एंड एडिशनली कौन सी कंपनी को पब्लिक क्या कंप्लाई करनी है? सेबी गाइडलाइन। ऐसा बोलना ज्यादा अच्छा है कि सारी कंपनीज पर, सारी कंपनी मतलब पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, क्या क्या लगता है? और रूल्स, और बट कौन सी कंपनी जो उससे एडिशनली, एडिशनली मतलब ये तो कंप्लाई करना ही, उसके साथ साथ क्या कंप्लाई? सेबी के। ये समझ में आया अपने को? तो अब हमें सेक्रेटरी स्टैंडर्ड दिया है, वहां पर हमें अगले पॉइंट में क्या गया बेटा? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, है ना। एसएस जो किसने बनाया है? आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई नहीं, आईसीआईसीआई, ठीक है। चल, अब क्या बोला है? अगर मीटिंग का नोटिस 21 से कम दिन का है तो उसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड। उसके लिए किसकी कंसेंट लेनी है? एजीए में तो इसे पूरा बोलो, है ना, ऐसा पूरा बोले, क्योंकि वहां से प्रोविजन दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं कि भाई एजीए में तो ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल टू वोट, और अगर अदर मीटिंग है तो शेयर कैपिटल वाली है तो
मेजोरिटी इन नंबर होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, और अगर शेयर कैपिटल वाली तो कब लेनी कंसेंट? ये हमने देखा किसकी लेनी है, कि बोले मेंबर्स की लेनी, कब लेनी है मैं ये पूछ रहा हूं। कब लेनी मतलब मीटिंग के पहले लूं, मीटिंग के बाद में लूं, या मीटिंग में ही ले लूं? आप मेरी बात समझे मैं क्या पूछ रहा हूं? जैसे अपन ने पढ़ा था कि अगर ईजीएम करनी है अपने, या प्लेस देखना अपने को, है ना, तो हम इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं, बट उसके लिए मेंबर्स की कंसेंट थी ना, एडवांस में, राइटिंग में। ऐसा यहाँ इतना सारा नहीं लिखा, यहां तो केवल लिखा है कि आपको मेंबर्स की कंसेंट लेनी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेंबर्स की कंसेंट में कब लूं? मीटिंग करने के पहले लूं, या मेंबर्स मीटिंग में आएगा तब ले लूं, या मीटिंग करने के बाद? ये मेरा क्वेश्चन। इसका आंसर कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है। इसका आंसर कहां लिखा है ना? तो क्या लिखा है? प्रायर टू द, आपको कंसेंट लेनी, मीटिंग के पहले कंसेंट लेनी, और अगर मीटिंग के पहले क्या मिले तो मीटिंग करना, नहीं तो मत कर, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगी ना, फिर मत करने से मतलब क्या? तो बेटा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में मेनली हमें वो चीजें मिलेगी जो कंपनीज एक्ट में अब्सेंट है, नहीं दिए। जैसे अभी हमने पढ़ा तो कंपनीज एक्ट में केवल ये लिखा था इतने मेंबर्स की क्या ले लेना, कंसेंट, कैसे, कब, ये नहीं दिया था। वो कहां दे दिया है? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में, बोले मीटिंग के पहले ले लेना, और कंसेंट मिल जाए तो ही मीटिंग करना, अदरवाइज मीटिंग नहीं करना। ठीक है, तो जब मैं मीटिंग बुलाने का क्या भेजूंगा? नोटिस। जब मैं मीटिंग बुलाने का क्या भेजूंगा? तो शॉर्टर नोटिस पर मीटिंग है, वो मीटिंग के नोटिस के साथ ही मैं मेंबर्स को फॉर्म दे दूं, रिक्वेस्ट कर दूं कि भैया मीटिंग के पहले अगर मेरे को इतने जनों ने क्या दे दी, कंसेंट, तो मैं मीटिंग करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो इसके पहले मुझे इतने व्यक्ति क्या दे दें, कंसेंट। और अगर कंसेंट आ गई कब, देन ओनली मैं मीटिंग करूंगा, अदरवाइज नहीं कर। लिखा ना, मीटिंग शेल बी हेल्ड ओनली इफ कंसेंट इज रिसीव्ड प्रायर टू द डेट फिक्स। इसका मतलब समझ में आया ना, कि अगर प्रायर टू द मीटिंग कंसेंट नहीं मिली तो मैं नहीं कर सकता। क्लियर है? 101 सबसेक्शन 1 खत्म हुआ, सबसेक्शन 2 चालू होगा। क्लियर है? चले कल करते हैं आगे।